नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड चुनने से पहले निवेशक आमतौर पर फंड का पिछला प्रदर्शन और फंड हाउस की जानकारी देखते हैं, पर क्या ये एक अच्छे निवेश के लिए काफी है? फंड की पूरी जानकारी अगर देखनी है तो फंड की फैक्ट शीट समझनी जरूरी है। कुछ ऐसे जरूरी पैमाने हैं जिन्हें देखकर आप अपने लिए अपनी जरूरत के हिसाब से फंड चुन सकते हैं। आज बताएंगे क्या होती है फंड की फैक्ट शीट और कैसे फैक्ट शीट पढ़कर फंड की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो कैसे समझे इस फैक्ट शीट को, इस पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ आज है ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। स्वागत करते हैं ऋषिकेश, और साथ ही क्षितिज, आपका भी हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। फंड की फैक्ट शीट समझना बेहद जरूरी है। पहले जरा जानते हैं कि ये फैक्ट शीट से मतलब हमारा क्या है ऋषिकेश। जब हम फैक्ट शीट कहते हैं फंड की, तो क्या ये किसी तरीके का एक रिपोर्ट कार्ड है, किसी तरीके का क्या डॉक्यूमेंट है, और ये इन सिंपल वर्ड्स फैक्ट शीट होती क्या है? नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते क्षितिज जी, और सारे दर्शकों को नमस्ते। सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि फंड फैक्ट शीट जो है वो फंड ओवरव्यू देती है। सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि वो फंड का नाम क्या है, टाइप क्या है फंड का, ऑब्जेक्टिव क्या है फंड का ये बताता है, इंसेप्शन डेट क्या रहा है फंड का ये भी जिक्र करता है। जैसे आपने कहा, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है उसका, जहाँ पे आपको नैव पता चलता है, पिछला परफॉर्मेंस पता चलता है, बेंचमार्क के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस हुआ है ये बताता है, कौन सा बेंचमार्क कंसिडर करना चाहिए ये बताता है। जैसे कई बार हम निफ्टी यही बेंचमार्क लेके चलते हैं, लेकिन निफ्टी 500 होता है, निफ्टी 100 होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, हर एक कैटेगरी का एक अलग बेंचमार्क होता है। तो कौन सा बेंचमार्क चुनना चाहिए ये फंड फैक्ट शीट बताती है कि किससे कंपैरिजन होता है। रिस्क जोखिम की बात करता है कि जोखिम के बारे में बात करें तो एक रिस्कोमीटर होता है जो अधिकतर सब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे ध्यान देता है कि मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है या लो रिस्क है। लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव मेट्रिक्स भी देखता है, जैसे बीटा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, शार्प रेशियो क्या है, ताकि आपको पता चले क्या जोखिम है जिसमें आप निवेश कर रहे हो अगर किसी फंड में निवेश करना चाहते हो तो। पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के बारे में बात करता है, एसेट एलोकेशन कितना है वो फंड का, टॉप सेक्टर्स कौन से हैं, टॉप होल्डिंग्स क्या है, टॉप स्टॉक्स क्या है, इसके बारे में जिक्र होती है। फंड मैनेजमेंट के बारे में बात होती है, फंड मैनेजर कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। फिर और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि कम से कम कितना निवेश कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और अगर डेट फंड की बात करें तो डेट फंड में अधिकतर मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जिससे आपको जोखिम, इंटरेस्ट रेट की जोखिम के बारे में बात होती है, और वाईटीएम्स, यील्ड टू मैच्योरिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में फंड फैक्ट शीट बात करता है। तो निवेश करने से पहले जैसे आपने कहा कि पिछला परफॉर्मेंस देखने के अलावा फंड फैक्ट शीट का पूरा स्टडी करना बहुत जरूरी होता है ये सारे पैरामीटर्स देखने के लिए। ओके, तो फंड की ए टू जी पूरी जानकारी आपको एक फंड की फैक्ट शीट में मिल जाएगी, जिस पर डिटेल में बताया ऋषिकेश ने। पर क्षितिज, इसमें से बहुत सारी जो जानकारी है, क्या आपको लगता है काफी टेक्निकल है? क्या एक निवेशक के लिए वाकई जानना जरूरी है कि फंड की जो बहुत ही टेक्निकल जो जानकारी है जो फैक्ट शीट में दी गई है वो उसके लिए फायदेमंद है कि नहीं? और फंड चुनने के पीछे फैक्ट शीट कितना बड़ा एक रीजन हो सकता है उसको मदद करने में कि वो एक फंड को चुने? तो क्या फैक्ट शीट की हर एक बारीकी एक निवेशक को समझनी चाहिए? नमस्ते स्वाति, नमस्ते ऋषिकेश भाई। एंड स्वाति, जो आपने बोला, मैं पहले प्रश्न पे आता हूँ। जो आपने बोला कि दैट इतनी इंफॉर्मेशन डिटेल्ड है, तो क्या वो जरूरी है दैट हर इन्वेस्टर के लिए? तो मैं मानता हूँ दैट डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर किस स्टेज पे है अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ स्पैन पे, इन टर्म्स ऑफ कितना उनका एक्सपीरियंस रहा है। बिकॉज यस, बहुत बेसिक चीजें भी हैं जो बताता है, जैसे ऋषिकेश ने हर चीज के बारे में पेन डाउन बताया कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनिशियली आपको लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं समझ आ रही है। पर यही जानना जो भी हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, जरूरी है कि जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं,
जब आप कोई भी स्टाइल की कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी हर चीज समझते हैं, समझना चाहते हैं। सिमिलर जब आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आने वाले टाइम में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन मुहैया कराई गई है फंड फैक्ट शीट में वो आप जरूर ध्यान दें। अगर बहुत सारी चीजें नहीं समझ आ रही है तो आप फंड हाउस को अप्रोच कर सकते हैं या अपने अपने जो एडवाइजर हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। बट यस, अगर आप बेसिक डिटेल पे भी इनिशियली ध्यान देना शुरू करें आपको डायरेक्शनली पता चल जाएगा कि फैक्ट शीट क्या बात कर रही है। बिकॉज फैक्ट शीट ना एक फंड को डायसेक्ट कर देती है पूरी तरह से कि एग्जैक्टली ये लार्ज कैप फंड है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, किस तरह का फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में, रिस्कोमीटर में किस लेवल पे आता है। जैसे लिक्विड फंड होगा या ओवरनाइट फंड होगा बिल्कुल लो लेवल पे आएगा, वहीं आपका स्मॉल कैप फंड होगा या सेक्टोरल होगा बिल्कुल हाई लेवल पे आएगा रिस्कोमीटर पे। अपना एग्जिट लोड क्या है, उसकी उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, अगर किसी ने सिप में पैसा दिया। इनफैक्ट स्वाति, अब ज्यादातर फैक्ट शीट में इक्विटी में आपको ये भी बताना पड़ता है कि जो आपने सिप में अगर पैसा डाला हो तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है उस फंड में, तो वो भी आपको पता चलता है। और अब एक लेवल तक यहाँ तक चली गई है इन्फॉर्मेशन कि आपको इक्विटी में पूरा पोर्टफोलियो सामने, फिक्सिंग में पूरा पोर्टफोलियो अगर देखना हो तो वो डिटेल भी सारे सामने मिल जाती है। तो आई थिंक इफ यू आस्क मी, बनता है कि आप समझे हर चीज क्या है, पर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम बेसिक डिटेल आपके लिए जाननी जरूरी है। दूसरा प्रश्न स्वाति, दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा था? मैं आपने एक्चुअली अपने जवाब में दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। यही समझना चाह रहे थे कि बेसिकली कितना ज़रूरी है एक निवेशक के लिए फंड की फैक्ट शीट को जानना और समझना। आपने एक जिक्र किया कि बेसिक जानकारी भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा और डिटेल्स में जानना चाहें तो फंड की फैक्ट शीट एक बेहतरीन तरीका है एक फ़ंड को समझने का। बेसिकली एक जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो एक्सरे हमारा ऑर्डर करते हैं, बताते हैं करने के लिए, तो एक्सरे से मालूम चल जाता है या एमआरआई से पता चल जाता है कि शरीर के अंदर क्या कैसा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं उस तरीके की बहुत ही डिटेलिंग और स्कैनिंग होती है एक फंड की। इसमें समझना जरूरी, आउट ऑफ ऑल द पैरामीटर्स ऋषिकेश, अब जैसे फंड का नैव कितना है, फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है, फंड का बेंचमार्क से प्रदर्शन कैसा रहा है पिछले समय में, फंड कब लॉन्च हुआ था, ये सब जानकारी हमें एक नॉर्मली एक फंड को देखकर उसके फ्रंट पेज पे, जैसे आप कोई भी साइट खोलेंगे, दिख जाती है। ऐसी कौन सी जानकारी इसके अलावा जो आपको लगता है एक निवेशक को मालूम होनी चाहिए? जैसे रिस्क का पैमाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि नॉर्मली निवेशकों को मालूम नहीं चल पाता किसी फंड का। तो ज़रा ये समझाइए, आउट ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स आपकी नज़र में कौन से वो एक दो पैरामीटर्स हैं जो कि फंड की फैक्ट शीट में देखे ही देखे निवेशक? जी स्वाति जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ जब आप कहते हो कि रिस्क, क्योंकि क्या होता है कि जब हम फंड के बारे में बात करते हैं या फंड की जानकारी लेने की कोशिश करते हो तो हम रिटर्न्स देखते हैं, अधिकतर करके हम रिटर्न्स देखते हैं कि रिटर्न्स क्या रहा है। लेकिन उसी के साथ ही साथ रिस्क देखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम कहते हैं कि कॉइन के, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक है रिटर्न और दूसरा है रिस्क। सिर्फ रिटर्न पे फोकस ना करके रिस्क भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे रिस्कोमीटर में पता चलता है मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है या लो रिस्क है, लेकिन ज्यादा अधिकतर किस पे ध्यान देना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव नंबर जो है, जैसे बीटा, वो आपको बताएगा कि आपका फंड जो जिसमें आप निवेश कर रहे हो इन कंपैरिजन टू निफ्टी कितना रिस्की है। या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताएगा कि वॉलेटिलिटी कितनी है उस फंड की। या फिर शार्प रेशियो है, वो बताएगा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना आया है। ये तीन चार चीजें, ऑब्जेक्टिव रिस्क नंबर देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये देखना बहुत जरूरी है कि होल्डिंग्स कैसी है, सेक्टर वाइज होल्डिंग्स कैसी है, कि बैंकिंग सेक्टर में कितना है, इंफ्रा सेक्टर में कितना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसके अलावा ये देखना जरूरी है कि टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहे ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, लेकिन सब्जेक्टिव पैरामीटर्स भी देखने बहुत जरूरी है कि फंड मैनेजर कौन है, उनका पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा है,
ना कि यही फंड का दूसरे फंड का भी परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ये सब्जेक्टिव साइड पे फंड परफॉर्मेंस, एएमसी परफॉर्मेंस देखना भी जरूरी है, और ऑब्जेक्टिव साइड पे रिस्क और रिटर्न, ये दो पैमाने देखने जरूरी है। और सबसे लास्ट चीज मैं बोलूंगा देखने की बहुत जरूरी है कि एक्सपेंस रेशियो क्या दे रहे हो, कि आप जितना रिटर्न्स कमा रहे हो इसके मुकाबले क्या एक्सपेंस इनकर हो रहा है, ये देखना भी जरूरी है। तो ये तीन चीजें देखनी बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो आउट ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स, जैसा ऋषिकेश बता रहे हैं, बीटा, ये समझने की ज़रूरत है कि बीटा रिस्क पैरामीटर कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, शार्प रेशो हो गया, इसकी जानकारी आपको मिल जाती है एक किसी भी फंड से। इस पर थोड़ी डिटेल में मैं चर्चा करूं, क्या मालूम चलता है इन तीनों ही पैरामीटर से। मैं आपसे क्षितिज समझना ये चाहती हूँ कि अभी जो रिस्कोमीटर की बात चल रही है कि एक फंड का जो रिस्क का पैमाना है, जो रिस्क का पारा है, कितना हाई जा सकता है या कितना लो है, ये समझाता है एक रिस्कोमीटर। अभी हाल ही में जो एक स्ट्रेस टेस्ट की बात हुई, जो भी एक तरीके से रिस्क का पैमाना ही बताते हैं, तो ये रिस्कोमीटर कितना अलग है, ये जो स्मॉल कैप्स को या मिड कैप्स को लेकर एक स्ट्रेस टेस्ट की बात की गई जिसमें भी रिस्क का पैमाना पता चला, वो कितना अलग है, और क्या वो भी एक फैक्ट शीट का हिस्सा ही है या फिर होना चाहिए, इसको ज़रा थोड़ा सा क्लैरिटी में बताइए। स्वाति, बहुत ही आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं तीन चीजों में इसमें डिवाइड करता हूँ। एक तो है रिस्कोमीटर, जो फैक्ट शीट का पार्ट है, जो बताता है कि किस कैटेगरी ऑफ फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं और उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क कितना है। रिस्क कहने का मतलब है कि दैट हम हमेशा बोलते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न, बट मार्केट वॉलेटिलिटी में उतनी उन चीजों की पिटाई भी ज्यादा होती है और वहां पे शार्प मूवमेंट नीचे की भी ज्यादा होती है। तो रिस्कोमीटर बेसिकली कैटेगरी को भाग बांट देता है कि किस तरह का रिस्क आप ले रहे हैं एक फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं। तो वो रिस्क गारंटी नहीं करता कि आपका रिटर्न हाई होगा, बट हाँ, वो ये जरूर गारंटी कर रहा है कि आप एक बहुत हाई रिस्क एक इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं। तो वो आप मनी मार्केट से लेके अगर आप शुरू होते हैं, और वो फिक्स इनकम में भी है बाय द वे, मनी मार्केट से शुरू होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो गया या ओवरनाइट फंड्स हो गए, लिक्विड फंड हो गया, आर्बिट्राज फंड हो गया, फिर आपका शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड्स, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट ट्रेजरी फंड, ये डेट के सारे फंड कैटेगरी जो आती रहेंगी। उसके बाद इक्विटी का शुरू होता है जिसमें लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड आपका सबसे कम होते हैं इक्विटीज में, और वहीं पे आपके कोई सेक्टोरल फंड्स हैं या आपके स्मॉल कैप फंड जो है, या आने वाले टाइम में माइक्रो कैप फंड्स, जैसे अब इंडेक्स फंड आया हुआ है, मोतीलाल का एक ऑलरेडी है, ये सबसे ऊपर होंगे। सो रिस्कोमीटर डिफाइन कर देता है किस कैटेगरी ऑफ फंड में आप जा रहे हैं, बट वो गारंटी नहीं कर रहा कि अगर आप इक्विटी में एक कम रिस्क वाले फंड में जा रहे हैं तो उसमें आपका फंड मैनेजर जो रिस्क ले रहा है वो कम है। उसके लिए आपको फर्दर ड्रिल डाउन करना पड़ता है। एक फंड के अंदर तीन रेशियोज होती हैं आपकी, जैसे ऋषिकेश भाई ने बताया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया आपका, बीटा हो गया, शार्प रेशियो हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका जो है वो वॉलेटिलिटी को मेजर करती है कि कितना पोर्टफोलियो आपका वॉलेटाइल है, उसको मेजर करती है। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो बताता है कि जिस तरह से पोर्टफोलियो आपका बिहेव कर रहा है जब मार्केट गिर रही है, ड्रॉडाउन्स क्या हो रहा है, मतलब कितना वो करेक्ट कर रहा है जब मार्केट गिर रही है। बीटा जो है प्राइस सेंसिटिविटी मेजर करता है आपका मार्केट वॉलेटिलिटी को, मार्केट मूवमेंट को लेके। जब मार्केट गिर रही है तो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो कितना गिर रहा है, तो कहते हैं लेस देन 1 बीटा इज ऑलवेज गुड। बट जो पोर्टफोलियो आपका मोर देन 1 है, जिसका बीटा है, और वो रिटर्न जनरेट कर रहा है, पर दैट मीन्स वो रिस्क उतना ज्यादा ले रहा है उतना उस तरह का रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो सिंपल वे में, अगर 100 ऊपर का बीटा आप लेके जा रहे हैं और रिटर्न अभी भी इन लाइन विद बाकी पोर्टफोलियोज है, दैट डजंट मेक सेंस कि आप इतना रिस्क लें। तो आप उस फंड को अवॉइड कर सकते हैं फॉर द टाइम नहीं, क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा रिमार्केबल रिटर्न नहीं निकाल रहा है या ऐसा रिटर्न नहीं निकाल रहा जिसके लिए इतना रिस्क नहीं। तीसरा शार्प रेशो है जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है कि आप जो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं वो उसमें कितना रिस्क ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। सो ये तीन पैरामीटर सेकेंड लेवल पर डिफाइन करते हैं कि दैट आप इसके बावजूद, एक बार रिस्कोमीटर के बावजूद जो फंड्स लिए हैं, इन तीनों की रेशियोज कैसी आ रही है, उस हिसाब से आप उनमें फर्दर फिल्टर कर सकते हैं कि मैं और थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड, कंजर्वेटिव, लिटिल रिस्कियर, नॉट कंजर्वेटिव, लिटिल रिस्कियर फंड लूं। तीसरा जो आपने बताया स्वाति, जो स्ट्रेस टेस्ट आया है, जो एक नया रिसेंट एक्टिविटी जो सेबी ने और एमफी ने इंट्रोड्यूस की है,
स्मॉल कैप और मिड कैप में जो फंड मैनेजमेंट को हर 15 डेज में करना पड़ेगा, वो अभी तक इसका पार्ट नहीं है। पर वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दैट क्लाइंट्स को या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इस इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता चले, ताकि वो कितना कितना टाइम लगेगा उनकी इन्वेस्टमेंट को डाइल्यूट करने में या रिडीम करने में, अगर ऐसा नौबत आया कि मैसिव मैसिव रिडम्पशन आती है। सो वो एक अलग तरह का पैरामीटर है जो एक एज ए हाइजीन फैक्टर सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, ताकि फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियोज को लिक्विड रखें थोड़ा, इन टर्म्स ऑफ वहाँ वहाँ रिडम्पशंस को ऑनर करने के लिए इनफ इनफ एक्सेस स्टॉक्स हो जिसमें लिक्विडिटी रहे। दूसरा, एक उनको चेक में रखें ताकि ऐसा ना हो कि किसी दिन बहुत रिडम्पशन आए और उस समय लिक्विडिटी का इश्यू आए। सो ये 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। 2 पैरामीटर्स क्लाइंट्स के लिए फॉर श्योर जरूरी है, एक एज ए हाइजीन फैक्टर जो एज ए गुड प्रैक्टिस सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है फंड मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो यही समझना जरूरी था कि ये जो रिस्क का जो पैमाना है किसी फंड का, जो कि बीटा, शार्प रेशो, स्टैंडर्ड डिविएशन, कलेक्टिवली इनसे मालूम चलता है, इसकी अहमियत क्या है और आप इसको कैसे समझे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद फंड की फैक्ट शीट आपको मिलती कहाँ से है, आप पढ़े कहाँ से, पढ़े कैसे, इसको भी समझेंगे थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ। फंड की फैक्ट शीट, इसको हम समझ रहे हैं। आज हमारे साथ है ऋषिकेश पालवे और क्षितिज महाजन। उनसे जान रहे हैं कि आखिरकार ये फंड की फैक्ट शीट काम कैसे करती है। ऋषिकेश, फंड की फैक्ट शीट के अंदर क्या क्या है ये हमने समझा, पर जरा बताइए ये हम इसको देखें कैसे, कहाँ पर पता चलता है कि फंड की फैक्ट शीट कहाँ पर है। यूजुअली जब हम देखते हैं कि एक नया फंड आया है जिसको NFO कहते हैं, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट होता है, स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है, उससे भी काफ़ी चीज़ समझ में आती है। कोई पुराना फंड है उसकी फैक्ट शीट कहाँ पर मिलेगी, और उसको फैक्ट शीट को खोलने के बाद क्या कुछ तरीका है समझने का, चीज़ें बहुत आसानी से चीज़ें पता चल जाती है, बहुत यूज़र फ्रेंडली होती है ये। तो स्वाति जी, सबसे पहले तो फंड फैक्ट शीट मिलती कहाँ है। फंड फैक्ट शीट मिलती है कोई भी AMC की वेबसाइट पे आपको फंड फैक्ट शीट मिल जाती है। हर महीने वो पब्लिश करते हैं कि फंड फैक्ट शीट मैंडेटरी है उनको पब्लिश करना। दूसरी चीज़ ये है कि न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे आपको मिल सकती है। फाइनेंशियल न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं जहाँ से आपको मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ से आपको फंड फैक्ट शीट मिल सकती है। तो कई जरिए जहाँ से आपको फंड फैक्ट शीट मिल सकती है। उसमें से देखना क्या ज़रूरी है कि सबसे पहली बात तो जैसे मैंने पहले भी कहा, रिटर्न देखना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 5 साल का क्या रिटर्न रहा है। उसको देख के आप पता कर सकते हो कि कंपैरिजन कर सकते हो कि बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया है, आपके फंड ने कितना रिटर्न दिया है, रिस्क क्या ली हुई है फंड ने, ये चीज़ें देख सकते हो। कॉस्ट क्या इनकर हुआ है ये आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें वो आप देख सकते हो। और अवेलेबिलिटी आज की तारीख में कहीं पे भी मिल सकती है, लेकिन प्राइमरी सोर्स जो होता है वो होता है AMC की वेबसाइट, वहाँ पे आपको मिल जाता है। लेकिन न्यूज़ पोर्टल होते, फाइनेंशियल न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं, उनके ऊपर भी आपको मिल सकती है फैक्ट शीट्स। ओके, तो ये जो फैक्ट शीट है देखना काफ़ी आसान है। क्षितिज, यही मैं इसी बात से आगे बढ़ूंगी। फैक्ट शीट हमने देख ली, हमने समझ लिया कि फंड का रिटर्न तो बहुत बेहतरीन रहा है, बेंचमार्क के मुकाबले फंड ने बहुत अच्छा भी प्रदर्शन किया है, रिस्कोमीटर के लिहाज से फंड काफ़ी एक मीडियम रेंज में भी नज़र आता है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन क्या फिर भी वो फंड मेरे लिए अच्छा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो फंड फैक्ट शीट पे बहुत अच्छा है वो मेरे लिए या मेरे पोर्टफोलियो के लिए भी परफेक्ट हो? बिल्कुल नहीं स्वाति। आई थिंक यही एक जरिया है जिसके थ्रू काफी क्लाइंट्स फंड परफॉर्मेंस देख के, सब चीजें देख के इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको फंड अपने गोल प्लान के हिसाब से सिलेक्ट करना है। जब भी आप कोई फंड सिलेक्ट कर रहे हैं, हम क्या करते हैं नॉर्मली, क्योंकि परफॉर्मेंस पास की जो मतलब ये थोड़ा हमारे सिस्टम में आई थिंक एक फ्लॉ है जो कंपैरेटिव एनालिसिस मिलता है, उसमें भी हम देखते हैं टॉप जो परफॉर्मर हैं वो सिर्फ एक एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस रिटर्न के बेसिस पे आते हैं, उसमें रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस नहीं होती है कहीं पे भी। सो आई थिंक ये समझना जरूरी है कि आपके गोल प्लान के हिसाब से आपने किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले ये जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी एक लेट्स से मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको एक और अच्छा मिड कैप फंड के बारे में पता चला है,
देन आपको 2 मिनट का फंड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो फंड अच्छा है तो अच्छी बात है, आप ऑलरेडी एक अच्छे फंड में हैं, उसमें आप बने रहिए। क्योंकि आप आज ट्रेडिंग करने का सोच के स्विच करने की भी जब बात सोचते हैं स्वाति, तो आपको उसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमेशा याद रखनी चाहिए कि दैट कैपिटल गेन जो आप देंगे, जो आपको पैसे की आज जरूरत नहीं है, पर आप एक रन को एक रिटर्न को चेस करते हुए आप रिडीम कर रहे हैं, उसका इट डजंट मेक सेंस। तीसरा, आपको ये भी समझना जरूरी है कि आप बहुत सारे फंड्स ऐड नहीं कर ले अपने पोर्टफोलियो में। नंबर ऑफ फंड्स ऑल्सो जो है आपके 5 से 6 मैक्सिमम 7 फंड्स होने चाहिए। इससे ऊपर फंड्स की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो फर्दर फंड डाइवर्सिफाइड होते हैं और अंदर उनके अंदर स्टॉक्स होते हैं, तो कॉमन स्टॉक्स आपके पास वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो ये कोई अनुमान लगाने का सही तरीका नहीं है कि दैट क्योंकि एक फंड पैरामीटर पे सही उतरा हुआ है और आपके पास ऑलरेडी उसी कैटेगरी का एक फंड है, तो मैं एक और फंड ऐड करूं। मुझे नहीं लगता है वो हो सकता है। पर हाँ, कहीं पे गैप है, मान लीजिए आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे कैटेगरी ऑफ फंड को, और आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है कि आप वो ले सकते हैं, और आपके पास स्कोप है, तब आप उसको ऐड कीजिए। उसमें ना करने वाली बात नहीं है, बट उसकी जरूरत हो तभी आप लीजिए। आप शॉपिंग करने जाते हैं तो जितनी जरूरत होती है उतनी लेते हैं, जब आप ज्यादा कर लेते हो तो इवेंचुअली आप रिपेंड ही कर रहे होते हो कि ज्यादा लिए। तो इन्वेस्टमेंट में भी नंबर ऑफ फंड्स आप उसी तरह से सिलेक्ट कीजिए कि जितने फंड्स आपको चाहिए हैं आप उतने लीजिए। अगर गैप है कहीं पे, हम न्यू फंड ऑफर के लिए भी तो बोलते हैं, अगर गैप है तो आप ऐड कीजिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ओके, आखिरी सवाल ऋषिकेश आपसे यही होगा, क्या फंड की फैक्ट शीट में भी बदलाव होता है, और ये बदलाव कब कब किया जाता है? ये कौन सी जानकारी है जो बदलती है जिससे कि फंड की फैक्ट शीट में भी वो इंफॉर्मेशन हम अपडेटेड या अलग देखते हैं? तो हर महीने ये अगर कोई भी चेंज आता है तो हर महीने के महीने में वो अपडेट होके एएमसी की वेबसाइट पे आ जाता है। कुछ चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे एयूएम क्या है फंड का, ये हर महीने अपडेट होता है, वो देखना ज़रूरी है। नैव क्या है फंड का, ये देखना बहुत ज़रूरी है। फंड मैनेजमेंट में कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है, ये देखना ज़रूरी है। कोई सेक्टर ओवर एक्सपोज हुआ है नहीं हो रहा है, ये 3-4 चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप फंड फैक्ट शीट देखते हो महीना दर महीना, पर हर महीने फंड फैक्ट शीट अपडेट हो जाती है एएमसी के वेबसाइट पे, वहां पर जाके आपको ये 3-4 चीजें बदलाव देखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो फंड की फैक्ट शीट से फंड की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं और एक जानकार निवेशक बन सकते हैं। एक इन्फॉर्म्ड निवेशक जब बनेंगे तो आपके लिए, आपकी डेफिनेटली आपके जो निवेश की जो जर्नी है का जो सफ़र है वो और भी ज़्यादा आसान रहेगा। इसलिए धन्यवाद हम करेंगे ऋषिकेश और क्षितिज, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।